और बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फंड की चिंता मत करो। और जो एम्प्लॉयर है वो आजकल लोगों को फायर करके एआई का यूज कर रहा है। अरे बेटा जॉब वॉब की कहाँ चिंता करना रे, अब जॉब तो नौकर क्या बना, नौकर बनाओ, जॉब क्या करना। और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अभी कैंपस नहीं आ रहे हैं इतने। स्ट्रेंथ तो मेरी एक ही है, मैं तो बोलता हूँ SWOT कर लो अपना। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। बट सर यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं या स्टार्टअप क्यों नहीं चल पा रहा है? इंजीनियरिंग होती है कि चीज़ों को अलग तरह से समीकरण तय कर। जैसे अभी एक प्रॉब्लम ये चल रही है इंजीनियरिंग करिकुलम में और सब जगह पे, तो जो PI फंड्स आते हैं वो सब मेट्रोज भी रुक के ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं संजीव अग्रवाल जी, जो सेज ग्रुप के ओनर भी हैं और सेज ग्रुप मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन ग्रुप भी है। उनको साथ में 2020 में टाइम्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है और फॉर्ब्स जैसी मैगजीन ने उनको फीचर्ड भी किया है। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। डॉक्टर संजीव अग्रवाल सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, हर हाल में खुश। यस सर, आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं संजीव अग्रवाल, ईश्वर का एक संदेशवाहक, ईश्वर ने मुझे कुछ जवाबदारी दी है परमपिता के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। सेज ग्रुप जो कि भोपाल से शुरू हुआ था, आज पूरे देश में फैल रहा है, उसका मुझे इंचार्ज बनाया गया है। कहने को मैं सेज ग्रुप का CMD हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। 4000 लोगों का मेरा परिवार है डायरेक्टली, 10,000 लोग इनडायरेक्टली हैं, 40,000 स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं, करीब करीब 6 लाख फैमिली को मैं डायरेक्टली हिट करता हूँ। तो एक कोशिश होती है अच्छे से अच्छा करने की और वही जवाबदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर पूरे मार्केट में AI की बातें हैं, तो इससे फ़ायदा तो बहुत हुआ है पर स्टूडेंट्स को भी नुकसान हो रहा है और जो एम्प्लॉयर है वो आजकल लोगों को फायर करके AI का यूज़ कर रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह चीज़ है, ये साइंस की ग्रोथ है, कंप्यूटर साइंस की ग्रोथ है, ये सब तो हो रहा है, परंतु ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ईश्वर की मर्जी है, चीज़ों को आसान करना है और फास्ट करना है। तो क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें हमारे हो चुकी है, हमारे देवों पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ ही है, तो अब दोबारा हो रहा ही है। AI अपनी जगह मशीनरी काम है, परंतु मेरा मानना है जो इमोशनली काम होता है, जो मन से प्रेम से काम होता है, वो अलग बात होती है। AI क्या करेगा, थोड़े कंटेंट राइटर की कमी दूर करके अपने आप कंटेंट लिख देगा, परंतु इमोशंस इन्वॉल्व करना पड़ेंगे, वो कंटेंट राइटर ही इन्वॉल्व कर पाएगा। चीज़ों को कैसे देखना है, सोचना कैसे, जब तक हम मन से। AI क्या है, वो एक मशीन है, उसके अंदर मन नहीं है, ईश्वर के दी हुई आत्मा नहीं है, तो उसके भाव अलग हैं। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा AI का कितना उपयोग करें और मन का कितना उपयोग करें, तब चीज़ों में मजा आएगी, तब जान आएगी, तभी तो है। नहीं तो रोबोट तो बहुत सारे काम कर लेता है, परंतु जो इंसान की प्रेम में समर्पण है वो थोड़ी कर पाएगा AI। यस सर, मध्य प्रदेश का जो इंजीनियरिंग का फ्यूचर है उसके लिए आपका क्या विज़न है? इंजीनियरिंग तो नीड है, कहीं भी। इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग ये नहीं होती कि सिविल इंजीनियरिंग हो गई कि मकान बनाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई कि फैक्ट्री में काम करना, ऑटोमोबाइल हो गई कि मशीन कार्स, और उनको मैंने इंजीनियरिंग होती है कि चीज़ों को अलग तरह से समीकरण तय करना कि कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसको अलग करा जाए। रोबोट भी इंजीनियरिंग है, करेक्ट है, कार मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग है, मकान बनाने में इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग तो हमेशा रहेगी जन्मों जन्मों से। आज हमारे बहुत पहले जो मंदिर बने हैं, 2-2, 5-5 हज़ार साल पुराने मंदिर है, आज भी वो इंजीनियरिंग वो आज हम नहीं बना पाते, हम सोच भी नहीं पाते। इतने इतने ऊंचे मंदिर है कि एक साउथ में मंदिर है कि उसके ऊपर 500 टन का वजन का पत्थर लेके गया, और कैसे लेके आज तक पता नहीं लगा पाए कि कैसे हुआ, बंगाल में। करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इंजीनियरिंग तो अभी हम बहुत इनिशियल फेज पे, हम तो बहुत एडवांस फेज से वापस आए हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जाता है
आता है, जैसे सर्कल है ना, घूमता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अब फिर ऊपर जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग तो रहेगी, थी, है, रहेगी ऑलवेज। करेक्ट सर। तो सर आपने इंजीनियरिंग जब स्टार्ट करी थी अपने, तो तब आपका क्या माइंडसेट रहा था कि मैं अपने सबसे पहले सागर को, क्योंकि जब आप लोगों ने स्टार्ट करा था तो ड्यूरिंग दैट टाइम 2004-5 में मेरी सिस्टर भी एनरोल कर रही थी, तो तब आपका एक नाम था सागर ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो सर आपने इंजीनियरिंग क्यों स्टार्ट करवाया था अपने? देखिए, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, MSCT का पास आउट हूँ। जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे टाइम पे सिर्फ 7 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे मध्य प्रदेश में। अब मेरे पिताजी भी सिविल इंजीनियर थे। हाँ। और मेरे पिताजी का तो ये था कि जब बच्चा पैदा होता है, जब 3 इडियट में था ना कि हाथ क्या बनेगा, तो मेरे पिताजी कहते जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बेटे को सिविल इंजीनियर बनाऊंगा और बड़ा साहब बनाऊंगा, क्योंकि पिताजी डिप्लोमा इंजीनियर थे IIT रुड़की के। तो उनका था कि मैं बड़ा साहब बनाऊंगा बेटे को। तो मेरा सोच ये थी कि सिविल इंजीनियर बनना है। तो हमने सोचा ही नहीं कुछ और बनना है, कुछ और सोचते कुछ बन जाते, परंतु सिविल इंजीनियरिंग में मुझे तो एक कुछ करना था। तो बस एक हम इंजीनियरिंग करी, हमने सर्विस नहीं करी। पिताजी की सर्विस भी मेरी LNT में लग गई थी, 2-3 जगह लग गई, परंतु मैं नहीं गया। रियल एस्टेट में आया धीरे से, फिर हम एक मुकाम पे आ गए भोपाल में, तब हमें कुछ और करा। तो हम फिर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में लगा। एजुकेशन एक समाज को साथ लेने का बहुत अच्छा माध्यम है, कुछ देने का माध्यम है। समाज ने दिया, उसको कैसे लौटाया जाए, तो शिक्षा के माध्यम। तो हमने स्कूल डाला, फिर 2003 में पहला SIIT इंजीनियरिंग कॉलेज डाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक नई परंपरा शुरू करी ER की, क्योंकि मैं इंजीनियर था तो मैंने बोला ER लिखो। तो सबसे पहले बहुत से पूछा ER क्या होता है, मैंने DR लिखता है डॉक्टर होता है, ER आर्किटेक्ट लिखता है, हाँ। CA लिखता है। तो इंजीनियर ER क्यों नहीं लिखे? मेरे यहाँ के जितने स्टूडेंट पास हुए सबको मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ ER लिखो। हाँ। आपकी आइडेंटिटी पता लगे कौन है, आप अपने आप सामने वाला समझ जाएगा। जैसे हम डॉक्टर DR लिखा रहे तो डॉक्टर समझ के हम उससे थोड़ा उस प्रोफेशन की बात करते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसे इंजीनियर मिलता है तो इंजीनियर के हिसाब से बातें करते हैं। यस। तो 2003 में जब मैंने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज डाला तो मुझे लगा कि जो शिक्षा का है, जो देने का भाव है, जो एजुकेशन से अच्छा कहीं है ही नहीं। तो वही परंपरा हमने शुरू कर दी। 2003 में पहला इंजीनियर डाला, 2006 में दूसरा डाला, 2007 में तीसरा डाला, फिर इंदौर में हमने यूनिवर्सिटी डाली, 2017 में सेज यूनिवर्सिटी डाली, फिर हमने सेज इंटरनेशनल स्कूल डाले 2, फिर हमने भोपाल की यूनिवर्सिटी डाली। इस तरह से हमने पूरा एजुकेशन करीब 40,000 स्टूडेंट आज के टाइम पे हमारी सेज ग्रुप में पढ़ रहे हैं। करेक्ट। और 65,000 एलुमनाइज निकल चुके हैं सेज ग्रुप से। तो एक बड़ा परिवार हो गया है और एक भाव है। स्टूडेंट को एक स्किल तो देनी है, नॉलेज तो देनी है, ये तो गूगल बाबा भी दे देता है। उनको एक ऐसी स्किल देनी है ताकि वो डिकोड कर पाए चीज़ों को, और उनको पढ़ाने के साथ में एक बहुत अच्छा इंसान बनाना है। मुझे उसकी कोशिश करता हूँ मैं पूरे टाइम। एक कोशिश उनके अंदर भाव पैदा करा जाए, ईश्वर प्रेम का भाव, समाज को अच्छा करने का भाव, और देश के लिए प्रेम, और कुछ कर दिखाने का भाव समर्पण के साथ में। तो वो भाव पैदा करता हूँ मैं जब भी बातें करता हूँ। हमारी जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनको भी एक ही मैसेज देता हूँ, हर स्टूडेंट के अंदर एक जज्बा पैदा करो, एक सोच पैदा करो कुछ कर दिखाने की। करेक्ट। और पॉजिटिव वेनर में करेक्ट, सबको साथ लेके, तब तो मज़ा आता है। करेक्ट है सर। तो सर जैसे आप मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हो, करेक्ट है ना सर? बिल्कुल सही तो है। आपके अनुसार अभी करंट स्टेट ऑफ इंजीनियरिंग क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष के मानाते तो एक इंजीनियरिंग नहीं है मेरे पास, तो सभी कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर भी है, मास कम्युनिकेशन भी है, साइंसेज है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, डिज़ाइन है, बहुत सारे 14 इंस्टीट्यूशंस हैं। हम करीब 50 यूनिवर्सिटीज़ है मध्य प्रदेश में। तो मैं सब जगह एक ही बात करता हूँ, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। मध्य प्रदेश का नाम तभी एजुकेशन में अच्छा होगा जब यहाँ क्वालिटी देंगे। अभी मैं 3 दिन पहले हमारे CM साहब से मिला, तो वो भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे, तो वो मेरे से बोले संजीव कैसे एजुकेशन। मतलब सर बस एजुकेशन में आप तो एक ही कर दो, जो थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा होता है, जो कम अटेंडेंस होती है, और रोकना पड़ेगा हमें। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ एज ए अध्यक्ष, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आप एज ए CM भी कोशिश करो। तो हमें स्टूडेंट की क्वालिटी को सुधारना है, उनके अंदर भाव पैदा करना है कि सीखने के भाव, करेक्ट है, और देश के प्रेम के भाव। तो हम उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी सभी कोर्सेज में, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग के साथ में, सभी कोर्सेज में हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को
एक सेटिस्फाई कर पाएँ, उनको एक स्किल साथ में पढ़ाने के साथ में उनको स्पोर्ट्स भी सिखाए, उनको अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराए, क्योंकि व्यक्तित्व विकास करना है। नॉलेज तो गूगल बाबा से ज़्यादा किसी पास नॉलेज नहीं है, हर कुछ एक सेकंड में टाइप करा कि उस दिन कौन पैदा हुआ था, उस दिन ये टेक्नोलॉजी कैसे आई, और एआई सब बता देता है। चैट जीपीटी, आप ही बोल रहे हो, चैट जीपीटी सब कुछ बता देता है। अब तो डिकोड करना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, मेन चैलेंज वो है, तो वो हम टीचिंग कराने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। एंड सर फ्यूचर में क्या होगा, मतलब स्टेट ऑफ द इंजीनियरिंग और स्टेट ऑफ अदर कोर्सेज एज वेल? सब कुछ चलना है, क्योंकि सब कुछ हमने नहीं बनाया है, ये ईश्वर ने बनाया है। Correct. चलना सब कुछ है। हाँ। तो परंतु जो एक्सेल करेगा, जी जान लगाएगा, वो बहुत तेज चलेगा, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं एक बार गौतम अडानी साहब से मिला था, तो मैंने उनसे पूछा, सर आपके सक्सेस का राज क्या है? तो उन्होंने एक ही बात बोली, मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो ऐसे ही मैं हर एक को बोलता हूँ, मेहनत करो, मेहनत करो, मतलब प्यूरिटी के साथ मेहनत करो, समर्पण के साथ मेहनत करो, तो यू मस्ट गेट द सक्सेस। करेक्ट। और समय तो बहुत अच्छा आ रहा है, फास्ट आप लर्निंग कर सकते हो, बहुत मेथड आ गए हैं, परंतु एक्सेप्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। ये थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, सोशल मीडिया मुझे देखेंगे, परंतु लर्निंग वाले सोशल मीडिया देखो, भ्रमित वाले मत देखो साहब। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है, प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल करो। यूट्यूब पे आप जाते हैं या इंस्टाग्राम पे जाते हो, देखना शुरू करते हैं तो रील में 1-1.5 घंटा बिता देते हैं, और उसमें से 90% कोई आपकी ग्रोथ के लिए ही नहीं, वो भ्रमित कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही। प्लीज़ दूर हो जाओ इस चीज़ों से। मतलब अपने सोशल मीडिया पे एआई को इंस्ट्रक्ट कर दो कि मुझे सिर्फ जो मुझे नॉलेज बढ़ाए, मेरी सोच को बढ़ाए, मेरे देश प्रेम को बढ़ाए, ऐसे ही मुझे फॉरवर्ड करो, तो चीज़ें बदलेंगी। करेक्ट है सर। सर जैसे अभी एक प्रॉब्लम ये चल रही है इंजीनियरिंग करिकुलम में और सब जगह पे, जॉब्स एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी कैंपस नहीं आ रहे हैं इतने ज़्यादा, प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे? बेटा जॉब वॉब की कहाँ चिंता करना रे, अब जॉब तो नौकर क्या बना, नौकर बनाओ, जॉब क्या करना, एंटरप्रेन्योर बनो, स्टार्टअप बनो। देश कितना आगे बढ़ रहा है, आज अमेरिका में जॉब वॉब की बात ही कोई नहीं करता। मैं अभी, मेरा जो बड़ा बेटा है करण, वो यूएसए में ही थे, UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस का, वो MBA का टॉपर है। तो वॉलमार्ट में नौकरी लगी थी उसको, अच्छी बढ़िया नौकरी थी, 2.5-3 करोड़ रुपये साल के मिलते थे। तो मैंने बेटा कहाँ जॉब वॉब कर रहा है, आ अपने देश में, इतना तूने नॉलेज लिया, इतना अच्छा तूने करा है, तो आ गया, वो आ गया। अब नाउ ही इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। आज मेरे बाद मेरा सक्सेसर वही है, बड़ा बेटा, बड़ी बिटिया मेरी जो हॉस्पिटल संभालती है और एजुकेशन संभाल रही है, बेटा अभी मेरा रियल एस्टेट संभाल रहा है, और एक नई इंडस्ट्री डाल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, वो संभाल रहा है। तो जॉब वॉब की चिंता करो ही मत यार, कुछ कर दिखाने की हिम्मत करो। लर्निंग के लिए थोड़ा बहुत जॉब वॉब कर लो, 1-2 साल का सीख लो, और फिर अपना काम करो, कुछ नई सोच के साथ करो, टीम बनाओ, 2, 5, 10 दोस्त जो मिलके कुछ करो, और बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। फंड की चिंता मत करो, बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा है, परंतु सोच नहीं है, टीम नहीं है। आप उस सोच को डेवलप कर लो, टीम डेवलप कर लो, उन लोगों के पास जाओ, उनसे इंटरेक्ट करो, पैसा लो, शुरुआत करो, बदलोगे आप, इस देश को बदलोगे, इस समाज को बदलोगे आप। यस सर, आपका कोई इंस्पिरेशनल पर्सन कौन है? आप किसको सबसे ज़्यादा देखिए इंस्पायर होते हो आप? मेरे इंस्पिरेशन पर्सन रतन टाटा साहब थे, जो अभी चले गए, परंतु चले कहाँ गए, वैसे मैं उनसे कोई ऐसा मिला भी नहीं था। उनके वैल्यूज़ पे मैं बहुत फिदा था, उनकी वैल्यूज़ को बहुत एडमायर करता था। बाकी तो मेरी तो एक ही है, गीता जी। मेरे को तो जब भी कुछ होता है, गीता जी को उठाता हूँ और वो पेज खोल लेता हूँ, उसी पेज में मुझे आंसर मिल जाता है। एक ही तरीका है, आप सबको भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो गीता जी को प्रणाम करके खोलो और वो पेज पढ़ लो। उस पेज में आपको वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाए तो आप बोल देना, वही सी पेज पे वही मिलेगा। या फिर आप अपने जिस गुरु को मानते हो, सच्चे गुरु को जिसको आप मानते हो, उनकी प्रार्थना करके उनको बोलना बाबा मुझे कुछ इसका सॉल्यूशन दे। वो आपको अपने यूट्यूब पे उसका वीडियो सुन लो, वो सॉल्यूशन दे देगा। और एक तरीका है, जैसे मैं जो हमेशा तरीका अपनाता हूँ, भगवान मंदिर में बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और बोल दो बाबा हे राम हे कृष्ण, मैं बैठा हूँ तेरे ध्यान में, मुझे इसका आंसर चाहिए। आप देखो
10 मिनट 15-20 मिनट में उसका आंसर आ जाएगा। वो ऐसा आंसर आएगा आप को विश्वास नहीं होगा। ओके। और ज़्यादा हो तो वो रात को अपने बिस्तर बैठ कर ध्यान करो, सो जाओ, सपने में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक जो हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाता है। वैसे बोलता हूँ कॉन्शियस माइंड से जैसे अपन बातें कर रहे हैं, सब कॉन्शियस पीछे से मुझे मैसेज दे रहा है कि ये भी बोल दो, ये भी कर लो, ये बातें कर लो। और सुपर कॉन्शियस जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो मदद कर रहा है मेरे को कि सब कॉन्शियस को बोलो कि ये जाए और ये आंसर दे। तो जैसे हमारे जो गणितज्ञ थे रामानुजन साहब, करेक्ट, जिनको वो रात को बोलते थे कि कोई इक्वेशन में फंस जाते थे, मैथमेटिक्स में फंस जाते थे तो सो जाते थे, अपने आप रात को उठते थे, लिखते थे और फिर सो जाते थे। और सुबह उनको मालूम नहीं था कि रात को उठ के उन्होंने सॉल्यूशन ले लिया। जब पावर ऑफ सब कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस में मिलता है तो सॉल्यूशंस आ जाते हैं और बहुत आसान है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। बहुत से लगता है तो चमत्कार नहीं, बस विश्वास है, समर्पण है उसके प्रति, आंसर ही आंसर है। करेक्ट सर। तो सर आप मेडिटेशन करते हो एवरीडे? देखो मेडिटेशन होता क्या है सर, अपनी वैसे जो पार्शियल जो मार्केट में है और जो ज़्यादातर कि अपनी सांस को सांस पे ध्यान रखो, सांस का एक इट्स मोर अबाउट यू कैन ऑब्जर्व इट कि बहना, मैं ये वाला मेडिटेशन फॉलो करता हूं। क्या है मेडिटेशन? ये शरीर का मेडिटेशन हो गया कि ब्रीथिंग पे ध्यान दे रहे हो। मेडिटेशन का एक ही मतलब है उस परम पिता से मिलना, उसके साथ एकाकार हो जाना इज मेडिटेशन। ओके। उसके साथ आप मिल गए। अभी जैसे मैं बात तुमसे कर रहा हूँ परंतु मेरी आत्मा उसके साथ बात कर रही है। मेरे जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, हो सकता है कुछ सेल आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ कॉन्शियस माइंड के साथ है, कुछ सब कॉन्शियस में वर्क कर रहे हैं, कुछ सुपर कॉन्शियस। तो मैं तो हर टाइम मेडिटेशन में हूँ। ये तो मानने पे कितने संत हैं वो हर टाइम मेडिटेशन में रहते हैं। तो आप मेडिटेशन तो ये है कि उससे मिल जाना। और ये जो बाबा रामदेव जो सिखाते हो तो शरीर का मेडिटेशन है कि अनुलोम विलोम कर लो, भस्त्रिका प्राणायाम, ये तो परंतु असली मेडिटेशन है उसके साथ एकाकार हो जाना, तभी जिंदगी का आनंद है। ओके। तो आप सुबह करते हो, शाम को करते हो? हर समय 24 घंटे हम तो मेडिटेशन में ही रहते हैं। उसके साथ मिले हुए ही है। अभी हमारी दिल चल रहा है ना, धड़कन चल रही है तो मतलब हम है उसके साथ में, वो अंदर है ना, अंदर है, तो इसलिए हमारा मेडिटेशन तो चल ही रहा है ना उसके साथ में। आत्मा हमारी परमात्मा के अंश है। तो मेडिटेशन में हम तो बात कर रहे हैं, ये तो शरीर बात कर रहा है, ये बुद्धि बात कर रही है आपसे, मन तो उसके साथ है, तो वो उससे बात कर रहा है, मेडिटेशन ही है। ये तो भाव है समझने के बेटा। तो सर गीता का सबसे फेवरेट आपका श्लोक कौन सा, वर्स? बेटी पूरी गीता ही बेस्ट है। अच्छा। हर श्लोक के मीनिंग है। मैंने बोला आपको जब जिसको एकासार करना हो अपने आप वो गीता का श्लोक पढ़ो, उसका मीनिंग पढ़ो, समझ लो। हर श्लोक में एक मैसेज है और वो मैनेजमेंट बुक है। जैसे बहुत सारे को जो होता है ना, एक हैंडबुक मिलती है कि आप कंप्यूटर लेके आते हो, टीवी खरीद के लाते हो तो एक हैंडबुक आती है। ऐसे ईश्वर ने भी हमें एक हैंडबुक दी है। आप इस धरती पे आए हो, इस शरीर रूप में आए हो तो आपके लिए हैंडबुक है कि कैसे आपको जीना है, कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको संबंध बनाने, वो हैंडबुक है। तो हर श्लोक उसका एकाकार करना है और रोज करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ ली और जय श्री राम, नहीं नहीं नहीं, रोज रोज पढ़नी है, रोज रोज चीज़ों को बदलना है, तभी मजा आएंगे जिंदगी में। करेक्ट सर। आपका फेवरेट कोई हो वो आप बताना चाहोगे? क्या का? गीता का श्लोक जो सभी कुछ है, सभी पढ़ता सभी बेटा। मैं आप बार बार कह रहा हूँ गीता का श्लोक में अभी 10 गीता के श्लोक तो उससे मतलब नहीं है। आप खुद पढ़ो, ओके, एकासार करो, तब मजा आएंगे। ओके, तब मजा आएंगे। और कर्म करे जाओ, जो है ना, फल की चिंता मत करो। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा नहीं लिखा फल की चिंता मत करो, फल की चिंता करो परंतु प्रेम के साथ में। करेक्ट। तो वो देगा ना, ईश्वर तो देने के लिए बैठा है, देने के लिए बैठा है। करेक्ट। एक बार एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, उनके बात कर रहा था। मैंने बोला कोई एनी क्वेश्चन? तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोले सर अगर भगवान मेरे से बहुत प्रसन्न हो जाए और भगवान मेरे सामने आके बोले कि बेटा एक वर मांग ले, तो मैं क्या मांगू सर? मेरे तो अगर तेरे से भगवान आके बेटा बोल रहा है कि मेरे से एक वर मांग ले, तुझे क्या मांगेगा? वो तो मिल ही गया ना तेरे को जो मांगना था। अब तू बस अब तो तू उसमें मन हो जा, उसमें चले जा, ये की चीज है, वो अपना आप दे देगा। मांगने लायक हो ही नहीं, तुमने मांगा था तभी तो तुम भगवान मिल गया तेरे को। तो ये तो समझने के भाव है। एकासार होना है, हमें भगवान के साथ में एकासार होना है, तभी जीवन का अलग आनंद आ जाएगा। सच्चित आनंद,
ऐसा आनंद जो सत्य के साथ में हर टाइम चित में होना है, उस आनंद में रहना है, तभी तो मजा है ज़िंदगी के। नहीं तो क्या है, ज़िंदगी तो सब जीते। ईश्वर ने तो जानवर को ही भेजा है, उसको भी भोजन का इंतजाम करता है, उसको भी जीवन जीता, उसकी भी उम्र बढ़ती है। तो ईश्वर ने सबसे अच्छा स्वरूप बनाया इंसान का। यही शरीर के द्वारा आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। तो उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित भाव करो, और जो भी करो दूसरों के लिए करो और समाज के लिए करो। यही आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करो कैसे भी करके, बाय हुक बाय ट्रूथ। सर, भगवान राम को आप कैसे देखते हो? किस तरीके से आप उनके बारे में, आपके थॉट्स क्या हैं? देखिए, ये भगवान राम, कृष्ण, जितने भी भगवान हैं, ये आपको मतलब एक आपको बताया गया है कि भगवान राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, कैसे जीवन को कैसे करना चाहिए। कृष्ण ने आके हर युग में अलग अलग तरीके से होता। अब कलयुग है, अलग अलग त्रेता युग में राम ने आके बता दिया, द्वापर युग में आके कृष्ण भगवान ने बता दिया कि कैसे कुछ खेल भी खेले जा सकते हैं। अश्वत्थामा मारा गया, उसे खेल खेल लिया और द्रोणाचार्य जी चले गए। हमें सच बोलता थे, सबको मालूम कहानी। तो थोड़े बहुत जिंदगी में खेल भी खेलना है और मर्यादा में भी रहना है, सब निश्चित रूप से रहना है, और सब सही है। बस हमें ये देखना है कि सामने वाला दुखी नहीं हो, सामने वाला अशांत नहीं हो आपके कारण। करते जाओ बस। हर राम भी सही है, कृष्ण भी सही है, हर धर्म के हर गुरु सही है, बस करते जाओ। सर, और कैसे आप ईश्वर से कनेक्टेड है? देखो, बस अगर आप समर्पण भाव रखोगे तो ईश्वर से तो कनेक्ट रहोगे ही रहोगे। जैसे एक को गुरु बनाओ, क्या होता है, हमारे पास हर नॉलेज नहीं है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह। चाणक्य ने उनको दुनियादारी सिखा दी। चंद्रगुप्त को, है ना। तो चाणक्य जैसा गुरु बना लो, आदि शंकराचार्य जैसा गुरु बना लो, प्रभुपाद जैसा गुरु बना लो, जो सक्षम हो। उसको अच्छे से जांचो आप। उनका भी जैसे गुरु बनाने से पहले टेस्ट करो। जैसे आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में टेस्ट करते हो, वहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे अच्छा लर्निंग मिलेगा। तो वैसे आप भी बहुत सारे गुरुओं को सुनो, समझो, और फिर एक गुरु मान को, फिर उन पर अंधा विश्वास कर लो। अगर आपका गुरु बोल रहा है कि अभी दोपहर और रात हो गई है, तो मान लो हाँ हो गई। इतना विश्वास कर लो उस गुरु के साथ, उसका पकड़ लो, तो आप अध्यात्म मार्ग पे शुरू हो जाओगे। और करते जाओ, थोड़ा डिटैचमेंट करते जाओ। परंतु ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोला कि आप पूरा संसार छोड़ दो। संसार में रह के डिटैच हो जाओ, तभी तो आप हो। जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुना दो, मुझे याद आ रही है। एक संत थे, पूरा परिवार था उनका। उनको लगा कि मुझे ईश्वर से मिलना चाहिए, तो तप करने, साधना करते एक बहुत बड़ी पहाड़ी पे ऊपर चले गए। खूब समय उन्होंने तपस्या करी, और बोलते उनको इनलाइटमेंट हो गया, खूब ज्ञान हो गया, अच्छा हो गया। तो नीचे एक गांव था, तो गांव वालों को पता लगा कि ऊपर कोई साधु है, बहुत तपस्या कर रहे हैं। तो बोले कि वो गए उनको, प्रभु हमें भी आप ज्ञान दीजिए, हम पूरे गांव वाले आपका सम्मान करना चाहते हैं ये। तो बोले ठीक है, मैं आऊँगा नीचे। तो तारीख डिसाइड हो गई, समय डिसाइड हो गया। तो उन्होंने बोला हम लेने आएंगे। गुरुजी बोले नहीं, मैं अपना आ जाऊँगा, मैंने देखा है नीचे, जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैं देखा था आपका नीचे गांव में, तो मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर मिलूँगा आपको। तो गुरुजी शाम को नीचे आए, नीचे अंदर घुसे, उनको कोई जानता नहीं था। किसी ने उनके पाँव पे पाँव रख दिया। तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। और जैसे मारा तो उनको अपना लगा, अरे मैंने तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में विजय प्राप्त कर ली थी, और फिर क्रोध कैसे आ गया। तो वापस चले गए ऊपर, वापस अपने गांव चले गए, जिस गांव के थे। तो सब लोगों को लगा कहाँ गए गुरुजी, कहाँ गए। तुमसे वापस जाके, गुरुजी क्या हो गया, कोई गलती हो गई हमसे। बोले नहीं, मुझे तो लगा, लग रहा था मैंने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे विजय प्राप्त, इंद्रियों पे प्राप्त कर लिए। मुझे जरा से, क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं करा अपने आप पे, तो मैं तो अब अपने परिवार के साथ रहूँगा, अपने आप पे टेस्ट करूँगा, तब मैं ऋषि कहलाऊँगा, तब मैं साधु ला के, तब मैं आपको इनलाइटेड करूँगा। तो चीज़ों को टेस्ट करना है। अगर हम परिवार में रह के, कितने ही संत हैं जो परिवार में रह के सिद्धत्व प्राप्त हुए, तो हमें परिवार में रह के समर्पण भाव के सबको साथ लेके ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। करेक्ट सर। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, कि आप आध्यात्मिक
और अपना खुद का जो व्यवसाय है, आपका इतना बड़ा रियल एस्टेट है, आपका एजुकेशन में इतना बड़ा नाम है, तो इन दोनों को साथ में लेके कैसे चल रहा है? देखिए बेटा, मैं 6 फील्ड में काम कर रहा हूँ। हाँ मतलब सॉरी, मुझे ठीक है। पहला मूल रियल एस्टेट है, जहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा होती सबसे ज्यादा। दूसरा एजुकेशन है, वहाँ सरस्वती माता की कृपा है। तीसरा मेरा अभी मैंने सेज हॉस्पिटल अपोलो के साथ मिलकर खोला है। अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल का सबसे अच्छा हॉस्पिटल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारे यहाँ जो भी आए वो आनंद में होके जाए, जो उसका दर्द दूर हो जाए, उसके दिल से कोशिश करता हूँ। एक होटल भी ला रहा हूँ। मेरा इंफ्रा का अच्छा काम है, पूरे देश में हम इलेक्ट्रिकल इंफ्रा का काम कर रहे हैं। बड़ा बेटा मेरा कनाडा फैक्ट्री भी डाल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो ऐसे हम 6 फील्ड में काम कर रहे हैं। सभी काम बहुत अच्छे हैं, सभी में समर्पण भाव के साथ काम कर रहे हैं। बिजनेस क्या है, आज राम भी तो राजा थे, फिर आके उन्होंने राज संभाला, वो भी तो एक लीडरशिप में करा, वो भी तो एक पास से बिजनेस ही है। तो जब वो कृष्ण भी तो राजा थे, वो भी कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। सब कुछ एक ही है, बस मान के चलना है कि वो मुझे करा रहा है, ये उसने पोजीशन दे दी है। जैसे आपने राजा जनक की कहानी सुनी होगी, जब अष्टावक्र आए वहाँ पर राज में, राजा जनक के पास, उन्हें बहुत तो उनका शास्त्रार्थ हुआ और अष्टावक्र जीत गए। तो राजा जनक ने बोला कि मैं हार गया, अब ये साम्राज्य आपका है, मैं चला जंगल में तप करने, अब आप संभालो। उतर के जाने लगे तो अष्टावक्र ने, राजा रुको, आज से ये राज मैं तुम्हें चलाने को देता हूँ, मैं राज मेरा है, तुम चलाओ, ईश्वर के लिए चलाओ, मेरे लिए चलाओ। तो फिर राजा जनक ने पूरा राज करा, परंतु अब खुद का राज नहीं था, वो अष्टावक्र का राज था, मेन तो उसका जीता हुआ था। वैसे हमें भी बिजनेस करना है, मान के चलना है कि ईश्वर के द्वारा हमारे द्वारा कराया जा रहा है, उसको करना है। मेरा क्या है, वो बोलते हैं क्या लाए थे, क्या छोड़ के जाओगे। सिकंदर गया था, जाते समय अपने हाथ बोल गया तो बाहर निकाल दो, क्यों? बोले देख ले, मैंने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया, तभी खाली हाथ जा रहा हूँ। खाली हाथ है, सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो हमें तो बिजनेस भी है, अध्यात्म बस एक ही है, समर्पण भाव से करो और सबको साथ लेके चलो। हर बिजनेस बहुत आसान है, अध्यात्म ईश्वर पाना भी बहुत आसान है, इतना आसान है जैसे लाइट जलाना और इनलाइटमेंट होना है, परंतु उसके लिए तब करना पड़ता है। लाइट लाने के लिए पूरा जनरेशन करना, फिर सप्लाई करना, फिर उसको ट्रांसफॉर्मर लगा के सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके मिलती है लाइट जलाना। इतना ही आसान है, परंतु करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। यस सर, अभी आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था, गुरु बनाना चाहिए अपने जीवन में। तो आपके कोई गुरु हैं, अध्यात्मिक गुरु है? मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं बाबा शिवानंद है, जिनसे मैंने दीक्षा ली है। उनके मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनके बहुत सारे प्रवचन सुनता हूँ, संजीवनी श्री विद्या की प्रैक्टिस करता हूँ डेली। बाबा स्वामी अनुवानंद जी है, जो मुझे गीता का ज्ञान देते हैं। साल में एक बार हमारे साथ 7 दिन आके भोपाल में रहते हैं, पूरे भोपाल को इलाटेट करते हैं। ऐसे बहुत सारों को मैं पढ़ता हूँ, मैं रजनीश को पढ़ा है मैंने, बहुत सारों को पढ़ा हूँ। हर एक से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, अपने हिसाब से पे उस पर मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, अपने नोट्स बनाता हूँ और वो फॉलो करता हूँ। अंतिम तो सत्य है, वो तो अजन्मा है, वो तो स्वरूप ही नहीं है और अनंत है, उस पर जुट मिलना है, उसको ही जाके कहानी ख़त्म होनी है। बस डूब जाओ उसमें, चीज़ें बदलेंगी। करेक्ट सर। सर, जब आप सेज स्टार्ट कर रहे थे तब आपका वाय क्या था? मतलब मुझे वाय जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा कि अपना वाय या फिर अपना ध्येय इस तरीके से स्टार्ट करो। आपने समर्पण का भाव दिया, इसके अलावा भी आपका कुछ वाय था कि मुझे इसलिए बिजनेस करना है? देखिए, हर चीज़ का वाय होना ही चाहिए। करेक्ट। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? अभी मैं आपके पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? हर एक का वाय होना चाहिए। करेक्ट है सर, जरूरी है वाय होना। धंधा शुरू करा तो वाय था मेरे साथ में, क्योंकि मुझे एक जवाबदारी दी गई। मेरे पिता का सपना था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझे अपने पिता को सेटिस्फाई करना था। मेरा परिवार था बहुत बड़ा, उसमें मुझे अपने आप को प्रूव करना कि आई एम द बेस्ट। तो वाय तो हमेशा होना ही चाहिए। जिस इंसान के आगे कोई वाय नहीं है तो वो क्या है? करना तो है ही। हो सकता है बहुत बार आपका गुरु आपको आज्ञा दे रहा है, बहुत बार आपका सीनियर आपको आज्ञा करना है,
परंतु अगर आप उसमें एक अपना जुनून पैदा कर लोगे तो चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। तो मैंने भी बिजनेस शुरू करा। शुरू में थोड़े दिन मैंने सर्विस करी बॉम्बे में, लर्निंग के हिसाब से स्ट्रक्चरल इंजीनियर सीखी, फिर आके अपने ब्रदर के साथ ज्वाइन करा, धीरे धीरे रियल इस्टेट में आ गए, तो करते गए। अभी मैं लैंड डीलिंग्स करता हूँ, हॉस्पिटल, अभी एक हॉस्पिटल है और भी हम प्लान कर रहे हैं, एजुकेशन में एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। तो हर जगह वाई तो रखते ही है, वाई तो चाहिए, तभी तो आप उस पर मनन कर पाओगे। हमारा एक सेज कोर है, जिसमें मेरी दोनों बेटियां शिवानी और साक्षी बेटी, और दोनों दामाद केशव और करण, मेरा प्रशांत जैन सर मेरे एजुकेशन के हेड है, रुपेश गोड़के साहब रियल इस्टेट के हेड है, अनुपम पंडित साहब मेरे इंफ्रा के हेड हैं, मनोज आयचित मेरे पूरा फाइनेंस देखते हैं। हम सब लोग बैठ के मनन करते हैं और वाई क्रिएट करते हैं। हर एक के मन में कुछ ना कुछ वाई होता है। हम कोई भी न्यू बिजनेस प्लान करते हैं, न्यू वेंचर प्लान करते हैं, हम उस पर सब मनन करते हैं, ये करना चाहिए, इसके कॉज है, ये थिंग्स हैं। तो चीज़ों को जब तक मनन नहीं करोगे, वाई क्रिएट नहीं करोगे, चीज़ें सॉल्यूशन पे नहीं आएंगी। और चैलेंज तो दुनिया में हर एक को है। मेरे से बहुत लोग पूछते, जैसे आप ही शुरू पूछ रहे थे कि आपको दिक्कतें नहीं आई। दिक्कतें क्या है, वो तो चैलेंजेस हैं। जिंदगी में चैलेंज है तो फिर साल मजा क्या है जिंदगी में, बोलते ना किक नहीं हो तो क्या है जिंदगी में, किक तो चाहिए, चैलेंज तो चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने में मजा आते हैं, तभी लगता है हम हमें, दूसरे में हमें फ़र्क ही है कि हम हमें। करेक्ट है सर। एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि भोपाल के, आपके कॉलेज के हों या अन्य कॉलेज के, भोपाल की इंजीनियरिंग टाइम पे बहुत प्रसिद्ध थी, और यहाँ के बच्चा सिलिकॉन वैली में भी बैठ के काम कर रहा है, बैंगलोर में भी भोपाल के लोग, वो भी छोटी पोजीशंस पे, सर लीडरशिप पे, ठीक है। तो सर ऐसा क्या है भोपाल की इंजीनियरिंग में जो इतनी प्रसिद्ध है? देखिए भोपाल की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, सेज यूनिवर्सिटी हमारी है, SIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, सेज इंटरनेशनल स्कूल्स है, यहाँ प्रेम है। यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं, मतलब हर कोई को हम पकड़ के चलते हैं, एक भाव पैदा करते हैं, हम अच्छे से पैदा करने की कोशिश करते हैं। और उनको मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम उनको एक लर्निंग के लिए स्किल देते हैं, ग्रो करने की एक स्किल देते हैं, तब जाके चीज़ें और बदलती हैं और चीज़ें और अच्छी होती हैं, और हम कर रहे हैं तभी तो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मैं USA गए थे, हम चारों जने थे, मेरी मिसेज किरण और शिवानी साक्षी। हम वाशिंगटन एयरपोर्ट पे उतरे। हम उतर के जब बाहर आ रहे तो एक स्मार्ट सा लड़का, हैंडसम सा आया, कैप वैप लगाया हुआ था, ड्रेस में, आके पाँव छुए मेरे। मेरा बेटा मैं पहचाना नहीं, बोले सर मैं आपको 2003 बैच का स्टूडेंट हूँ, नाउ आई एम इन द वाशिंगटन में, यहाँ पे इस रोल में हूँ, एयरपोर्ट पे सीनियर पोजीशन में। बोला वाह यार तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने कुछ करा हो समाज के लिए तो एक अच्छा है। फिर हम लॉस एंजलिस में मेन टाइम्स, हम एक बड़े चौराहे पे थे, वहाँ पर 2 लड़कों ने आके पाँव छुए। मेरा बेटा, सर बोले सर मैं यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस पोजीशन में। यही तो है साहब। तो भोपाल में फिदा बहुत अच्छी है, प्रेम है आपस में, वैसे बोलते हैं ना रहने की सिटी है भोपाल। हम तो रियल इस्टेट वाले हैं, हम तो बोलते ही मार्केटिंग यही करते हैं कि किसी को अगर शांत रहना है, अच्छे वातावरण में, डिसिप्लिन में रहना है, तो भोपाल इज द बेस्ट सिटी इन द इंडिया। इसलिए भोपाल में रियल इस्टेट भी बहुत अच्छा चलता है हमारा। यस सर, वो तो है। और फैक्ट की बात ये है कि जो आप मार्केटिंग कर रहे हो वो रियल ट्रूथ है। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है बेटा, गलत करोगे तो पाप लगेगा। ना मैं गलत सोचता हूँ, ना गलत बोलता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ, किसी को अपने पूरे सेज ग्रुप में। क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ दिया, गलत बोल के, झूठ बोल के क्यों करना? करेक्ट, सच बोलो ना, जो है फैक्ट बताओ। मेरे पास तो कोई भी कस्टमर आता है, मैं सबसे पहले यही उससे बोलता हूँ, भैया ये सही है, ये गलत है। हाँ। मैं उसको पहले अपनी कमियां बताता हूँ। बोलते सर ये आप क्यों बता रहे हो? मैं बेटा देखा बाद में तू मेरे पास मत आना। करेक्ट है सर, पहले बता दिया तेरे को, ये है भैया देख ले इसमें ऐसा है। करेक्ट है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मध्य प्रदेश के बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छी जगह हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल हो चाहे इंदौर हो चाहे जबलपुर, ये अपने पास बहुत अच्छा है। NIT भोपाल भी यहाँ सब कुछ है। बट सर यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं, या स्टार्टअप क्यों नहीं चल पा रहा है मध्य प्रदेश का? देखिए क्या होता है, हाँ, स्टार्टअप मेनली आजकल चल रहा है फॉरेन फंडिंग से। फॉरेन, अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर से PI आती है जो है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, बाहर आते हैं। तो हमारे देश में क्या है, अभी भी हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं कि हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन पाए।
एमपी में एक भी अच्छा भोपाल है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है, यहाँ आती कई बार हज की फ्लाइट आती है, ये आती है। मेरी भी, मैं अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए टर्की चार्टर्ड लेके जा रहा था, तो भोपाल के हमने बोला यहाँ हम यहीं से चार्टर्ड जाएंगे, माने ही नहीं, वो इंदौर लेके गए हमें। तो अभी भी वो इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ है। तो जो पीआई फंड्स आते हैं वो सब मेट्रोज भी रुक के ले जाते हैं, उनको दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, पूना इसमें आनंद आ जाए, तो आ ही नहीं पाते यहाँ तक। अब धीरे धीरे हमारी नई सरकार मोहन यादव साहब आई है, जो बहुत डेशिंग पर्सन है, डेवलपमेंट को बहुत वर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से भोपाल से भी दुबई की, बैंकॉक की, सिंगापुर की फ्लाइट शुरू होगी, तो यहाँ भी स्टार्टअप्स फ्लरिश होंगे, और होना तो है ही, बस समय की बात है। हमें डेवलप कंट्री बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब तो मैं देख रहा हूँ ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर गए थे, मेरे रिलेटिव्स बाहर गए, सब वापस इंडिया आ रहे हैं और यहाँ के अच्छे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। आने वाला समय सोच नहीं रखते उतना अच्छा आने वाला है। भोपाल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, भोपाल नहीं, सभी पूरे देश के लिए है। भोपाल तो होगा ही होगा। अब मैं बोलता हूँ, जैसे कोई बोलता है कि आपका डेवलपमेंट हो या आपकी सेज यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट हो या सेज का, सबका डेवलपमेंट होना है, सब इंटरकनेक्ट है। जैसे हमारे देश में कोई स्टार्टअप भोपाल में हो या झुमरी तलिया में हो, डेवलप होगा तो पूरे देश को फायदा होगा, और उसको भी फायदा होगा, सबको फायदा होना है, उठना ही उठना है। अब तो करेक्ट है। सर, आपने अपना हमेशा एम्पायर भोपाल में ही क्यों रखा? व्हाई नॉट यू गो अहेड विद दिल्ली, मुंबई, ये सब? नहीं, मैं इंदौर में तो मेरी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में तो बहुत ही अच्छा कर रही है, एक्सेलेंट है। बॉम्बे में भी मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ। अब मेरी छोटी बेटी साक्षी जो इंटेक्स ग्रुप में चली गई है केशव के साथ में, तो हम दिल्ली भी कुछ प्लान कर ही रहे हैं। मुझे लगता है साहब, जहाँ पर आप, जिस समाज ने आपको सबसे ज़्यादा दिया, मुझे भोपाल नहीं दिया, तो पहले भोपाल को संतृप्त कर दूँ ना। यहाँ एजुकेशन में आई प्राउडली से कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा सेज ग्रुप। अब हमने हेल्थ केयर में अच्छा कर लिया, हमें अब एक 5 स्टार होटल ला रहे हैं, एक इंडस्ट्री ला रहे हैं, तो अब हम एक्सपेंशन में जाएंगे। और पहले मुझे लगता था बेटा, मेरी 2 बिटियाँ हैं कि कहाँ ज़्यादा क्या करना। बहुत बार मेरी पत्नी मुझे बोलती थी, बस बहुत कर लिया, ईश्वर ने इतना दे दिया, अब थोड़ा सा अपन घूमे फिरे, मज़े कर, यही घूमना फिरना, मज़े करना है। भोपाल में अब हम अच्छे सभी फील्डों में टॉप लेवल पे आते जा रहे हैं। अब फिर हम दूसरे शहरों पकड़ेंगे, धीरे धीरे ग्रो करो। वो करा रहा है, हम करे जा रहे हैं, जो वो सोच पैदा करता है कर लेते, करे जा रहे हैं, ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। करेक्ट है सर। सर, आपकी स्ट्रेंथ जानना चाहेंगे, इतना बड़ा एम्पायर के लिए आप? देखिए, स्ट्रेंथ तो मेरी एक ही है, मैं तो बोलता हूँ SWOT कर लो अपना, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हर एक कि अपने आप को करना चाहिए। मैं तो अपने आप को बहुत एनालाइज करता हूँ और करवाता हूँ, और अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे साथ भी 4000 परिवार मेरे साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट 10,000, उन सबको बोलता हूँ, 40,000 स्टूडेंट पढ़े, उन सबको बोलता हूँ अपना SWOT करो और करवाओ। पहले खुद करो, लिख लो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या आपको थ्रेट क्या है। तो मैं भी करता रहता हूँ, करवा। स्ट्रेंथ तो मेरी एक ही है, मैं हर टाइम जागृत अवस्था में रहता हूँ। मेरे तो बोलता हूँ, मैं तो रात को भी 2 बजे बोले, यार संजीव भाई कोई डील आई करने चले क्या? चलो। जागृत अवस्था में रहते हैं, जोश में रहता हूँ, ये माई स्ट्रेंथ है। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे साथ मेरी जो टीम बनी है वो जुनूनी टीम है, मेरे लिए समर्पित है। मैं उनको बोल दूँ अभी रात हुई तो बोले हाँ सर ने बोला रात हुई, ये भाव उनके अंदर मैंने पैदा कर दी है। बस ऐसी टीम है, दिस इज माई स्ट्रेंथ। वीकनेस है कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, सबको साथ लेने के चक्कर में बहुत बार होता है कि बाद में घर में डांट पड़ती है। हमने बोला था ना कि उसकी मदद मत करो, देखो क्या फर्क पड़ता है। मेरा उस ईश्वर ने दिया था थोड़ा, ईश्वर ने उसको गलत चोरी हो गया, क्या फर्क पड़ता है। कुछ वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ तो देश में अनंत है, हमारे ग्रुप में अनंत है, हर तरह के लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो हम तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही। थ्रेड्स आता है, कॉम्पिटिशन्स आता है, परंतु वो तो थ्रेड आना ही चाहिए, तभी तो और आपके पास आपकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज करेंगे, नहीं तो आदमी फिर करेगा ही नहीं कुछ भी। ऐसे सबको अपनी अपॉर्चुनिटी SWOT पे वर्क करना चाहिए और करवाना चाहिए, चीज़ें बदलेंगी। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच सर, इस पॉडकास्ट के लिए आपने समय दिया, और सर आपके साथ बहुत कुछ हमें जानने सीखने मिला, तो थैंक यू सो मच अगेन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मजे करो, हर टाइम सच्चिदानंद में रहो, हर टाइम एक सोच पैदा करो कि मुझे करके दिखाना है। सच्चित आनंद के साथ, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ चित्त में बना रहे, सच्चित आनंद। जय श्री राम। दिस इज द बुक दैट रिटन बाय मी। इंडिया नहीं भारत बोलो,
कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो इसमें मैंने एक्सप्लेन करा, वाई भारत नीड्स टू बी अ भारत ओनली। बहुत बढ़िया। या इंडिया नहीं भारत बोलो। यस, हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, हमें भारत बोलना पड़ेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस।